Good evening. सक्षम, जो संडे को टेस्ट हुआ था उसमें मैथ्स में तो बहुत हाई एक्यूरेसी आ रही है आपकी। मैम कम किए थे अटेम्प्ट पर। कम नहीं थे, 32 नंबर, 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं। मैम गलत भी हुई थी बीच। नहीं, क्या मैथ्स में शायद 100% है, केमिस्ट्री में शायद कम है, लेकिन मैथ में एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। हम्म। मैथ का पेपर तो शायद डिफिकल्ट भी बता रहे थे बच्चे लोग। हम्म। हो गई लैपटॉप।16 स्टूडेंट्स हो अभी। आदर्श, आंचल, अनुज, आरुष, आर्यन, गौरव, गरुनिया, संदीप, सौम्या, मनीषा। मनीषा नहीं नहीं आगे।
ठीक है, शुरू करें क्लास। ठीक है, आई थिंक सब बच्चे आ गए। ठीक है, तो कल हम लोग स्फेरिकल मिरर्स पर थे, स्फेरिकल मिरर्स कंप्लीट कर रहे थे, वही आज करेंगे कंप्लीट। क्लास ज्वाइन भी कर लो। चलो, जिनकी क्लास लीव हो जाती है ना, वो बता देना, कई बार वो बता देना। ओके, स्फेरिकल मिरर्स है ना, और कल वेलोसिटी ऑफ इमेज मिरर वाला भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रह गया था। ठीक है, तो वो कर लेते हैं। देखो, हमारे पास मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये मिरर फॉर्मूला होता है, जिसमें फोकल लेंथ, कनकेव लेंस की क्या, कनकेव मिरर की क्या होती है फोकल लेंथ, कनकेव मिरर के लिए नेगेटिव, और कॉन्वेक्स के लिए हम लगाते हैं पॉजिटिव। ठीक है, v और u लेते हैं अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या कहता है, अगर आपके पास लाइट इंसिडेंट के, मान लो लाइट हमारे इंसिडेंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप कैलकुलेट करते हो, मान लो यहाँ पर मेरा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, तो मुझे पोल से कोई भी डिस्टेंस जो है मेजर करनी होगी। अगर पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेनी है तो आप पोल से ऑब्जेक्ट आओगे, बट मैं यहाँ देख रही हूँ कि मैं इंसिडेंट डायरेक्शन के अपोजिट चल पड़ी। अगर मैं इंसिडेंट डायरेक्शन के अपोजिट चल पड़ती हूँ तो मेरे को अपने साइन कन्वेंशंस नेगेटिव लेने पड़ते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लूंगी, मान लो ये x, तो ये मुझे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या लेना पड़ेगा, ये मेरे को नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, -x लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इंसिडेंट लेके अपोजिट डायरेक्शन में रखा हुआ है। सिमिलरली अगर मान लो मैं बात करती हूँ और मिरर, सॉरी, इमेज की, तो इमेज भी क्या है, इसी के अकॉर्डिंग लेंगे, पोल से डिस्टेंस मेजर किया जाएगा। और यही देखेंगे कि जब हम सपोज करो इमेज मेरी इधर की तरफ बन जाती है आई, ठीक है, अगर मेरी इमेज यहाँ बन गई तो मेरे को इस इमेज के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए पोल से आई ऐसे जाना पड़ेगा। ठीक है, मान लो दिस डिस्टेंस इज y, तो यहाँ पर ये y डिस्टेंस प्लस की हो जाएगी। प्लस की क्यों हो जाएगी, क्योंकि आप इंसिडेंट रे के अकॉर्डिंग चल रहे हो, तो अगर इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो पॉजिटिव। फिर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या बताया था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरा क्या था, -v/u, दूसरा फॉर्मूला था मेरा -v/u का। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम अब आज क्वेश्चंस करेंगे। इसमें फिर आता है इमेज की वेलोसिटी का, है ना, स्फेरिकल मिरर में अगर मुझे इमेज है, अगर उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी दी हुई है, तो उस केस में क्या होगा, है ना। तो बेटा इसमें मेरे दो केस बनते हैं। ठीक है, केस 1 की अगर मैं बात करूं, क्या है ये, मैं वेलोसिटीज की बात कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट एंड इमेज वेलोसिटी क्या होगा, सपोज करो अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, ये केस क्या है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग along the प्रिंसिपल एक्सिस। अगर मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है तो हम क्या रिलेशन निकालेंगे, तो देखो बेटा इस केस में जो रिलेशन निकल के आता है वो हमारा रिलेशन निकल के आता है
ये हमारे पास ये इक्वेशन है 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, इस इक्वेशन को ना हम डिफरेंशिएट करते हैं। जब इस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो फोकस का डिफरेंशिएशन तो कांस्टेंट होता है, तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करती हूँ तो मेरे पास एक रिलेशन निकल के आता है। क्या ये क्या हो जाएगा, -1/v², dv/dt, v क्या है, इमेज, ये हो जाएगा -1/u², du/dt = 0। करेक्ट, यही आएगा। dv/dt किसके बराबर हो जाएगा बेटा, =2 में लेके जाऊंगी तो -v²/u², du/dt। क्लियर, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, dv/dt को, ये वेलोसिटी है किसकी, इमेज की। हाँ, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू, देखो मिरर लिख देना। अगर मिरर कई बार रेस्ट में नहीं मिलता है तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर है। इक्वल्स टू माइनस का साइन लगाएंगे, v²/u² किसके बराबर हो जाएगा बेटा, v²/u² मैग्निफिकेशन का स्केयर है, du/dt क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो ये मेरा फॉर्मूला बनेगा अगर कोई भी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है तो। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। ये अब अगर इसको ओपन करोगे तो कैसे लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल्स टू माइनस मैग्निफिकेशन का स्केयर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। बाकी ये जो वेलोसिटीज हैं ये सब किसके साथ लिखनी है, विद डायरेक्शंस, यानी वेलोसिटीज हैं तो प्लस एक्सिस माइनस वाई एक्सिस, इन सब का ध्यान लेते हुए हम डायरेक्शंस लिखेंगे। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी वेक्टर की तरह लिखी जाएगी। पहला केस ये हो गया। दूसरा केस हमारा इसमें क्या बनता है, सेकंड केस इसमें बनता है अगर ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, सॉरी, परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट एक्सिस। हाँ जी गौरव बोलो। कोने में क्या लिखा था कुछ समझ नहीं आया, मतलब VM कॉमा करके जो। देखो ये du/dt है ना, देखो गर्व, ये du/dt है ना, du/dt क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ किस हिसाब से चेंज हो रही है। तो du/dt क्या बन जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो m लगाया है ये बता रहा है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर है। क्लियर, dv/dt क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज। dv/dt को क्या लिखा है मैंने, वेलोसिटी ऑफ इमेज लिखा है। क्लियर हुआ, du/dt क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये रिलेशन है। अब अगर विद रिस्पेक्ट टू मिरर होगा तो VIM को क्या लिखते हो, VI माइनस VM। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर क्या लिखोगे, VO माइनस VM। अब ठीक समझ आया, आते हैं फिर, ठीक है। किसी ने कुछ बोला, हाँ। अब क्या लिखा है, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स या ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। कौन सी एक्सिस की बात हो रही है यहाँ पर, ये प्रिंसिपल एक्सिस की बात हो रही है। ठीक है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है तो इस केस में क्या इक्वेशन निकल के आती है, बताएगा कोई, इस केस में क्या इक्वेशन आती है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, -v/u। ठीक है, इस केस में बेटा जो मैग्निफिकेशन आती है वो आती है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट मिरर, किसके बराबर होगा, मैग्निफिकेशन टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये याद रखना, अगर परपेंडिकुलरली मूव करेगा तो। ठीक है, परपेंडिकुलर मूव करने का मतलब क्या है कि मतलब आप मान लो कि कार में बैठे हो, कार के साइड में क्या लग रहा होता है, मिरर लगा होता है कार के साइड में, वो मिरर लगे होते हैं। अब मान लो पीछे से कोई हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ उड़ते हुए जा रहा है ना, कोई हेलीकॉप्टर है या फिर कोई भी आपका एरोप्लेन है, अगर वो ऊपर की तरफ उड़ते हुए जाएगा तो वो ये वाला केस लगाएंगे हम। करेक्ट, लेकिन अगर कोई गाड़ी आपकी तरफ आ रही है, एक गाड़ी आगे जा रही है, एक गाड़ी आपको अप्रोच कर रही है, तो उसमें कौन सा वाला केस लगेगा, ये वाला केस, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ मूव कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग। क्लियर हुआ, तो ये दो केसेस बनते हैं, बस चेंज क्या है, इधर मैग्निफिकेशन का स्केयर है विद माइनस साइन, यहाँ पे सिर्फ मैग्निफिकेशन है विद पॉजिटिव साइन। ठीक है, याद रहेगा। चलो क्वेश्चंस करते हैं इन सब टॉपिक्स पे, 4-5 ये वाला क्वेश्चन है, देखो सब बच्चे अपना अपना ट्राई करेंगे। राहुल ये कौन सा फॉर्मूला है, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस, नहीं वो प्लेन मिरर का फॉर्मूला लिखा ना, मैंने स्फेरिकल का कराया हुआ है।
प्लेन मिरर का तो आई थिंक आता होगा सबको, प्लेन मिरर तो कई बार करा दिया है। चलो क्वेश्चन ले लेंगे, पहले ये वाला करो। तुम क्लास बार बार लीव और ज्वाइन करोगे ना बेटा, मुझे बार बार इधर आके फिर दिक्कत होगी, कम टॉपिक करा पाऊंगी। विशाल, विशाल बार बार लीव मत करो। कहाँ गया? करिए। देखो क्या कह रहा है, एक बीम है ऑफ कन्वर्जेंट लाइट converge at a point 0.5 meter in front of mirror after reflection at a convex mirror, but in the absence of mirror the beam will converge at a point 0.2 meters। मेरे पास एक कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, सपोज इस तरीके का, ठीक है, यहाँ पर लाइट रेज आ रही है इस तरीके से। ये कह रहा है कि अगर लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो जाएंगी तो कहाँ कन्वर्ज होंगी, रिफ्लेक्ट होके, मान लो ये लाइट मेरी रिफ्लेक्ट हो गई, ये रिफ्लेक्ट होके जहां कन्वर्ज हुई वो कितने डिस्टेंस पे है बेटा, 0.5 मीटर्स। अब कह रहा है कि अगर मेरे पास ये मिरर ना होता तो जो मेरी इंसिडेंट रेज है वो कहाँ जाके कन्वर्ज करती, आगे जाके मिरर के बिहाइंड, है ना। क्या लिख रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ मिरर द बीम कन्वर्ज बिहाइंड द मिरर, तो यानी यही इंसिडेंट रेज है, यही यहाँ पर आके कन्वर्ज करेंगी। ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 0.2 मीटर्स। कह रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ, तो इसका मतलब इन दोनों में से एक तो ऑब्जेक्ट है और एक तो इमेज है। अब सबको पता है रिफ्लेक्टेड रेज इमेज बनाती है, तो सिंपल सी बात है ये इमेज ही होगी क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रेज है, और ए हमेशा ए वाला ऑब्जेक्ट होगा क्योंकि ये इंसिडेंट रेज को आगे कन्वर्ट करके बनाया गया है। क्या आप फॉर्मूला लगा सकते हो, अब आप क्या 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। कन्वेक्स के लिए फोकस हम निकाल लेंगे, ऑब्जेक्ट। अब मुझे बताओ v और u प्लस लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, मैम नेगेटिव लेंगे। क्या v को मैं नेगेटिव लेंगे। पोल यहाँ पर है ना, दिस इज पोल, पोल से ऑब्जेक्ट, पहले पोल से इमेज लेते हैं, तो पोल से इमेज के लिए मुझे वापस आना पड़ रहा है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव 0.5 हो जाएगा, क्लियर। u के लिए मुझे वापस आना पड़ रहा है क्या, ऑब्जेक्ट के लिए नहीं ना, ऑब्जेक्ट के लिए तो मैं ऐसे जा रही हूँ ना, पोल से ऑब्जेक्ट, तो ये प्लस का 1/0.2 मीटर्स। क्या हम ये सॉल्व कर सकते हैं, क्या सबने डायरेक्शंस यही लगाई थी, यस मैम। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, आगे आगे तुम अपने आप कर लोगे, ठीक है। चलिए मैम ये वाला क्वेश्चन करें। हाँ मैम ये ऑब्जेक्ट Yes. कैसे बना दिया? ये ऑब्जेक्ट कैसे बन गया, ऑब्जेक्ट नहीं बनना चाहिए था, क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। ए बीम ऑफ कन्वर्जेंट लाइट कन्वर्ज एट ए पॉइंट 0.5 मीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन तो यहाँ कन्वर्ज हो रही है। कह रहा है कि अगर मिरर नहीं होता, इन द एब्सेंस ऑफ मिरर द बीम कन्वर्जेस एट ए पॉइंट 0.2 मीटर बिहाइंड द मिरर, तो यानी ये जो बीम है यही सीधी जाके मिलती ना, ये जो बीम है यही सीधी जाके मिल जाती, तो ये मेरी इंसिडेंट बीम ही तो है। तो इंसिडेंट बीम जहां पर मिलती है वो क्या बनता है, वो ऑब्जेक्ट बनता है, वो इस तरीके से बना है, ठीक है सिमरन। यस हाँ, तो ये कन्वर्जेंट वाले क्वेश्चंस में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए ये लिया। ये वाला ट्राई करो, इसमें देखो क्या कह रहा है, ए मोटर कार हैज फिटेड विद a rear view mirror with a focal length of 20 cm, second motor car 2 meters broad 1.6 meter high is 6 meter away from the first car, find the position of the second car as seen in the mirror of the first car। क्या होगा, क्या पूछ रहा है ये, पूछ क्या रहा है, इमेज, इमेज ही तो बात कर रहा है कि इमेज कहाँ बनेगी, फर्स्ट कार की, सॉरी सेकंड कार की जो इमेज है वो फर्स्ट कार के मिरर में कहाँ दिखाई देगी। भाई तुम जो देखते हो अपनी कार में वो क्या रियल ऑब्जेक्ट दिखता है, हमें क्या दिखता है, ऑब्जेक्ट का इमेज ही तो दिखेगा। तो यही पूछ रहा है कि जब आप अपनी कार को ड्राइव करते वक्त उस कार की पोजीशन देखोगे तो वो कहाँ दिखेगी, दैट मीन्स ये आपसे क्या पूछवाना चाह रहा है, इमेज। तो इमेज फाइंड कर ले, कि फोकल लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 6 मीटर। क्या मुझे ऑब्जेक्ट के शेप साइज से कोई मतलब है,
फॉर्मूले में यूज करते वक्त? नहीं। तो ये 2 मीटर ब्रॉड, 6 मीटर हाई, ये सब क्या दे रखे हैं? ये कंफ्यूज करने के लिए है ना। अगर मेरे से हाइट का काम तब आता जब मैग्निफिकेशन की बात होती, मैग्निफिकेशन पूछी नहीं है। तो फॉर्मूला लगा सकते हो सीधा सीधा। क्या फॉर्मूला? F1/F इक्वल्स टू 1/V प्लस 1/U। आंसर निकालो फटाफट से इसका। मैम सी। सेंटीमीटर और मीटर को चेंज कर लेना। सेकंड का आंसर आ रहा है सी। वेरी गुड, है ना। सेकंड का आंसर क्या है? सी ऑप्शन, करेक्ट। फोकल लेंथ पॉजिटिव लोगी कि नेगेटिव? फोकल लेंथ पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। मैम पॉजिटिव। हाँ, फोकल लेंथ पॉजिटिव, क्योंकि हमारे गाड़ियों में कौन से वाले मिरर लगे होते हैं? मोटर कार में कौन सा मिरर लगा होता है? कन्वेक्स। ठीक है, कन्वेक्स मिरर। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है? मोटर कार से आइडिया लगाना पड़ेगा कि फोकल लेंथ शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पर फोकल लेंथ क्या होगी मेरी? पॉजिटिव होगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 600 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर्स में ले लेना। पॉजिटिव या नेगेटिव? 600 नेगेटिव में। ठीक है, क्योंकि मिरर के आगे रखा हुआ है। तो तुम्हें पता है ना कि कन्वेक्स मिरर के अगर आगे कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा तो वापस इसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो यानी यू क्या लेंगे हम यहाँ पर? नेगेटिव लेंगे। यू शुड बी नेगेटिव। ठीक है, हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। फॉर्मूला बेस था। मैम यहाँ पे यू 6 मीटर लेंगे। ना, अगर ये 6 या मीटर 2 लोगे तो मीटर। फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है ना। तो कैसे करोगे? फोकल लेंथ सेंटीमीटर में, तो इस 6 मीटर को सेंटीमीटर में बनाओ। 600। ठीक है, ठीक है मैम। हाँ, ये मीटर और सेंटीमीटर का देखना। मैग्निफिकेशन कल ही पढ़ा दी थी, है ना। कितनी तरीके की मैग्निफिकेशन पढ़ाई थी? 3 तरीके की, लेटरल, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और एरियल। तो जब ट्रांसवर्स की बात करेंगे तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के क्या फॉर्मूले बताए थे? कि अगर ऑब्जेक्ट कैसे रखा हुआ है? परपेंडिकुलर टू द एक्सिस रखा हुआ है, ए बी टाइप्स, है ना। परपेंडिकुलर टू द एक्सिस रखा हुआ है तो मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला था बेटा? एक तो F/F-U, आसानी से निकलेगा। दूसरा क्या था? F-V/F। ये फॉर्मूले याद रखना। वो -V/U तो होता ही है। लॉन्गिट्यूडनल वाला क्या बताया था? स्मॉलेस्ट वाला, कि अगर ऑब्जेक्ट बहुत स्मॉल है, इफ ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, स्पेशल केस है ये। तो ऑब्जेक्ट अगर बहुत बहुत स्मॉल होगा तो इसमें मेरे पास मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला आता है? V/U का होल स्क्वायर। ठीक है, हेलो, हाँ, V/U का होल स्क्वायर। अगर लेंथ ऑफ इमेज निकालनी है तो क्या हो जाएगा वो? V/U का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जो बच्चे कह रहे थे कि लेंथ कहाँ से लेंगे, उसमें तुम्हें कुछ लेंथ लेने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट की लेंथ मिलेगी ही। एज कंपेयर टू, देखो, एज कंपेयर टू फोकल लेंथ या फिर एज कंपेयर टू फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो ऑब्जेक्ट की लेंथ है ना वो बहुत छोटी होगी। तभी तो बोला जाएगा कि ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल। स्मॉल कब बोलोगे? जब ये लेंथ, ऑब्जेक्ट की लेंथ एज कंपेयर टू फोकस रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत छोटी हो जाए, तब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, ये याद होना चाहिए। इसका एक और फॉर्मूला बनता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। F/U - F का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय L0। ठीक है, तीसरा एरियल। अब इसके हम क्वेश्चंस करेंगे। एरियल मैग्निफिकेशन। एरियल मैग्निफिकेशन क्या होगा? एरियल मैग्निफिकेशन, मान लो अगर तुम्हें करना है एरिया ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इमेज का एरिया और ऑब्जेक्ट का एरिया डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है? मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। याद रखना, मैग्निफिकेशन का स्क्वायर मिलेगा। तो एरिया ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे? मैग्निफिकेशन निकाल लो, उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अभी क्वेश्चन भी करेंगे, वहां से क्लियर हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए।
एरिया डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट इमेज का, तो मैग्निफिकेशन का स्केयर मिलेगा। ठीक है, आ जाओ ये वाला क्वेश्चन करो सारे जने, आ जाओ। क्या कहता है देखो बेटा, एक स्मॉल कैंडल है 2.5 सेंटीमीटर की, उसको एक कनकेव मिरर के सामने रखा हुआ है। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर की, तो यानी ये कैंडल हो गई, ये 27 सेंटीमीटर आगे रखी हुई है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, आधा हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर। At what distance from the mirror should a screen be placed in order to receive a sharp image? What is the size of image? Size तो हम निकाल लेंगे मैग्निफिकेशन की मदद से। At what distance from the mirror should a screen be placed in order to receive a sharp image? इसका मतलब है जहां इमेज बन रही है वहीं स्क्रीन रख दो। क्लियर? तो सिंपल सी बात है, क्या बात कर रहा है कि आप वी बताइए कि वी कहाँ बनेगी, फाइंड द इमेज। तो इमेज फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ नेगेटिव का -18 क्योंकि कनकेव मिरर है, v हमें फाइंड करना है, u क्या हो जाएगा माइनस का 27। ये वाला फॉर्मूला लगाओगे कि मैग्निफिकेशन सीधा निकाल लें, ये करके f/f माइनस u, फोकल लेंथ -18 प्लस 27 कितना हो जाएगा मैग्निफिकेशन, देखो -18/9, तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया यहाँ से -2 आ गया ना, एक सेकंड में मैग्निफिकेशन। तो ये वाले फॉर्मूले इजी हैं, ये वाले फॉर्मूले लगाना, इनसे लेंथ ही पड़ता है 1/f करके। ठीक है, -2। अब मुझे क्या चाहिएगा, साइज के लिए, साइज निकालने के लिए मुझे v भी चाहिएगा कि v क्या है। तो v कैसे निकालोगे बेटा, सेकेंड फॉर्मूला यूज करो। सेकेंड फॉर्मूला क्या था, मैग्निफिकेशन किसके बराबर है, f माइनस वी अपॉन वी। फोकल लेंथ नेगेटिव में लिखोगे -18, v मुझे फाइंड करना है तो माइनस वी एज इट इज, v एज इट इज क्योंकि मुझे फाइंड करना है, मैग्निफिकेशन -2 आया है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके v की वैल्यू निकालो, देखो कितनी आएगी। मैम 54 आ रही थी v की वैल्यू, हाँ ए ऑप्शन आ रहा है और वो इमेज का साइज 5 आ रहा है। आसान, चेक कर लेते हैं, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ, तो f माइनस वी करके निकालोगे तो यहाँ से भी v की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -54 सेंटीमीटर। करेक्ट, तो अगर v की वैल्यू -54 आ गई तो मैग्निफिकेशन निकाल लोगे कैसे, -v/u इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। v है, u है, ऑब्जेक्ट की हाइट है 2.5, हाइट ऑफ इमेज मिल जाएगी फटाक से। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 2, 1 और 5। हाँ जी बोलिए। मैम ये जो आपने नीचे लिखा है ना m इज इक्वल टू f माइनस वी अपॉन वी, इससे करके लिखना है एक बारी। इसे नहीं आ रहा मैम 18 आ रहा मेरा तो, या तो नहीं, मैं कुछ गलती किसमें, f माइनस वी अपॉन एफ, सॉरी ये फॉर्मूला यहाँ पे f आएगा ना, f आएगा। यहाँ पे तो लग ही नहीं पाएगा ना, हमें पता नहीं है ना v पहले। v पता ही नहीं है ना, करेक्ट, फॉर्मूले में f आएगा यहाँ पे। ये देखो यहाँ लिखवाया है ना ये फॉर्मूला, ये नोट कर लो, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला लगाया है f माइनस वी अपॉन एफ। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं, एक u के लिए एक v के लिए, ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, अब आ जाएगा ना आदर्श यस मैग्निफिकेशन। मैम। हाँ ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये है अपनी लॉन्गिट्यूडनल वाला, है ना, जिसमें हम बोल रहे थे लॉन्गिट्यूडनल में लेंथ कैसे, इमेज की लेंथ कैसे निकालेंगे। देखो अब जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि कनकेव मिरर के बराबर में ये पोल है, इसकी फोकल लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर एक रॉड रखी हुई है, जिस रॉड की जो लेंथ दे रखी है ए बी रॉड है, जिसकी लेंथ मुझे 10 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, इसने बोला है कि जो क्लोजेस्ट लेंथ है वो कितने सेंटीमीटर पे है, क्लोजेस्ट एंड 20 सेंटीमीटर पे, यानी बी तो क्लोजेस्ट है, ये 20 सेंटीमीटर पे हो गया, तो यानी ए कितने पे होगा, 30 सेंटीमीटर पे। ठीक है, अब खुद देखो जो बी पॉइंट है, इसका मतलब अगर फोकल लेंथ 10 है तो बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है बी पॉइंट, बी पॉइंट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर बी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है
अब हमें करना क्या है, अब ऐसे सवालों में ए का इमेज अलग निकालो और बी का इमेज अलग निकालो, कंसिडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, बी की इमेज निकालोगे, ए की इमेज निकालोगे, फिर देखते हैं क्या करना है। अब देखो, मुझे बी की इमेज चाहिए, फोकल लेंथ है मेरे पास, इस बी की दूरी 20 सेंटीमीटर दी हुई है, तो इमेज कैसे निकाल लोगे, आप मिरर फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो, बट ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेम जगह बनती है इमेज, करेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम जगह बनेगी, तो ये वीबी कितने पे बनेगी, 20 सेंटीमीटर पे ही बन जाएगी, करेक्ट बेटा। आगे, यानी इसकी इमेज यही बन गई। अब मुझे ए पॉइंट की इमेज निकालनी है, ए पॉइंट की इमेज कैसे निकालोगे, अभी कैसे निकालोगे बताओ, मैग्निफिकेशन तो खैर पता नहीं है, तो सीधा कौन सा फॉर्मूला लगाएं, फॉर्मूला लगाओ, मिरर फॉर्मूला, क्या आएगा, मैम 5 सेंटीमीटर आ रहा आंसर। 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, फोकल लेंथ नेगेटिव रख देना, माइनस का 1/10, v मुझे निकालना है a का, ऑब्जेक्ट माइनस 1/30 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो यहाँ से 1/va किसके बराबर आ जाएगा बेटा, देखो माइनस 1/10 प्लस 1/30 आ जाएगा यहाँ से va, तो va कितना आया है, va 15, कितना माइनस के 15 सेंटीमीटर आया होगा, इसका मतलब va माइनस 15 सेंटीमीटर है, ए की इमेज यहां बनी होगी कहीं, करेक्ट, 15 सेंटीमीटर, बी 20 सेंटीमीटर पे है, अब मुझे इसकी लेंथ निकालनी है, तो वी भी आया था -20 आगे की तरफ ही, तो लेंथ कैसे निकालोगे इसकी, लेंथ ऑफ इमेज इन दोनों को आपस में माइनस करके, करेक्ट, ये ए है ये बी है, तो लेंथ बेटा यही तो बनेगी मेरी, दिस इज द लेंथ ऑफ द रॉड, करेक्ट, इमेज की, तो ए में से बी में से ए माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, क्लियर। तो ये है लॉन्गिट्यूडनल वाले, जिसमें से हमें पॉइंट मान के इनका क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, एक पॉइंट मानो उसकी इमेज, फिर दूसरा पॉइंट ऑब्जेक्ट मानो उसकी इमेज निकालो, दोनों को प्लॉट करके आपस में माइनस कर दो, क्या मिल जाएगा, उसका लेंथ मिल जाएगा, क्लियर हुआ, सिमरन क्लियर हुआ, मनीषा, Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, स्केयर ऑफ साइड, मतलब यहाँ पर पता चल गया कि ये एरियल मैग्निफिकेशन है, ठीक है, अभी तक ऐसा सवाल नहीं आया है, अभी तक जेई ने रिपीट नहीं किया है, बट स्टिल फॉर्मूला बेस्ड है, तो हमें आना चाहिए, है ना। क्या है कि अगर मेरे पास एक कनकेव मिरर है, ठीक है, ये कनकेव मिरर का पोल हम मान लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक स्केयर रखा हुआ है, कैसे रखा गया है कि उस स्केयर का सेंटर तुम्हारी एक्सिस से क्रॉस हो रहा है, देखो द सेंटर ऑफ द स्केयर इज एट द एक्सिस ऑफ द मिरर, ठीक है, इस एक्सिस के मिरर पे है, कुछ इस तरीके से। और क्या बोला है, प्लेन जो है ये नॉर्मल है एक्सिस के, देखो जो ये फॉर्मूला बताया है ये इसी केस में लग सकता है, कब, जब ये जो प्लेन है ये एक्सिस नॉर्मल हो, ये कंडीशन है कि तुम्हारा जो ये स्क्वायर है, जो एरिया है, इसका जो प्लेन है ये तुम्हारी एक्सिस के नॉर्मल होना चाहिए, तो नॉर्मल ये आउटवर्ड्स आएगा, एक्सिस एक्स डायरेक्शन में, तो प्लेन तो हो गया नॉर्मल, ठीक है। एरिया इनक्लोज्ड बाय द इमेज ऑफ द वायर, तो अब ये कह रहा है कि मुझे बताओ कि इमेज का एरिया कितना होगा, तो अभी एरिया ऑफ इमेज का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, एरिया ऑफ इमेज क्या फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय मैग्निफिकेशन का स्केयर, करेक्ट बेटा। तो इसका मतलब मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन फाइंड करनी पड़ेगी, कर सकते हो मैग्निफिकेशन फाइंड, क्या बोला है, स्केयर कितनी दूरी पे रखा गया है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ठीक है, तो यानी ये कितना डिस्टेंस दिया हुआ है तुम्हें, 25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दी हुई है कितनी, 10 सेंटीमीटर, क्या मैग्निफिकेशन आ जाएगी, यू वाला फॉर्मूला लगा लो, मैग्निफिकेशन का कौन सा फॉर्मूला, f/f माइनस यू, करेक्ट, फोकल लेंथ कितना है -10, देखो कन के ये विद साइन रखना है, उस दिन भी बताया था, इस फॉर्मूले में सब चीजें विद साइन रखेंगे, फोकल लेंथ -10, फोकल लेंथ -10, ऑब्जेक्ट आगे रखा हुआ है तो माइनस का 25, कितना आ जाएगा इसे सॉल्व करके देखो, मैग्निफिकेशन -10 प्लस का 25, -10/15,
माइनस का 2/3 है ना मैग्निफिकेशन। तो एरिया कितना आया इमेज का 50/30 तो ऑप्शन में नहीं है। एरिया ऑफ इमेज 2/3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई A0। ऑब्जेक्ट का एरिया कितना दिया हुआ है 3, तो स्क्वायर है तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4/9 मल्टीप्लाई 9 कितना आया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बैठेगा। ध्यान ये रखना कि ये फॉर्मूला तभी लगा पाएंगे जब ये प्लेन नॉर्मल के पर इस स्क्वायर का या कोई भी जो भी एरिया होगा इसका प्लेन एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, बस ये वाली लाइन याद रखना। ठीक है, और कुछ नहीं करना। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लो मैग्निफिकेशन का स्क्वायर, मैग्निफिकेशन इन्हीं फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मिरर का क्वेश्चन भी कर लें क्या एक वेलोसिटी ऑफ मिरर। चलो वो बाद में करते हैं, पहले ये करो, बाद में लास्ट में कर लेंगे। ये वाला देखो 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस वाला कर लेंगे उसको भी। अगर मेरे पास 2 एक साथ मिरर्स लग जाते हैं यानी यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर होगा। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि टोटल मैग्निफिकेशन निकालो। तो देखो इन केसेस में टोटल मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं। इसने पूछा है कि मैग्निफिकेशन तब बतानी है जब 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन हो जाएं और हम अज्यूम करेंगे कि पहली रिफ्लेक्शन मिरर 1 पर होगी। तो मिरर 1 ये दे रखा, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। तो पहले मिरर 1 से क्या निकालोगे विद द हेल्प ऑफ मिरर 1 मैग्निफिकेशन निकालोगे। देखो यहाँ पर मेरा काम मैग्निफिकेशन का है, ऑब्जेक्ट की इमेज विमेज कुछ नहीं पूछी। तो मेरे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है F/F - U। कौन सा पहला मिरर कौन सा है भाई, पहला मिरर कौन सा है 1। मैग्निफिकेशन निकाली M1 वाला। हाँ, M1 से मैग्निफिकेशन निकाली M1/F - U। ऑब्जेक्ट की दूरी 10 सेंटीमीटर दी हुई है। फिर तुम्हारे सेकंड M2 पे पड़ेगी, तो M2 से फिर क्या निकालोगे फोकल लेंथ अपॉन F - U। अब ये याद रखना सेकंड मिरर के लिए ऑब्जेक्ट O नहीं होगा, सेकंड मिरर के लिए ऑब्जेक्ट O नहीं होगा, बल्कि क्या होगी पहली मिरर की इमेज। ठीक है, तो पहली मिरर की इमेज M2 के लिए कैसा काम करेगी एज अ ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गई, बोलो। तो पहले हम मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे M1 कैसे F/F - U से मैग्निफिकेशन आ जाएगी। फिर मैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला दोबारा यूज कर लूंगी किसमें F-V/F में। तो यहां से V आ जाएगा फटाफट, दोनों काम हो गया। करो इस क्वेश्चन को, मुझे आंसर बताओ फटाफट से। इजी क्वेश्चन है, सब बच्चे करेंगे। मैम जो सेकंड वाला मिरर है से कॉन्वेक्स कंसीडर करें या कॉनकेव। कनकेव सेकंड वाले को इस सेकंड पे वाले इमेज को पड़े कन्वेक्स पड़ेगा, कन्वेक्स कन्वेक्स कन्वेक्स। कॉन्वेक्स देखो क्यों, क्योंकि रेज इसके इधर वाले पे पड़ेंगी ना और फिर यहां से रिफ्लेक्ट होंगी, तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ कन्वेक्स मिरर। करेक्ट, आ जाओ करते हैं साथ में। पहले से M1 फोकल लेंथ कितना है पहले वाले का 20 सेंटीमीटर, तो -20 रखेंगे क्योंकि कनकेव मिरर है। -20 माइनस ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा है बेटा 10 दूरी पे, तो माइनस का 10 कितना आया ये -20 अपॉन -20 + 10, तो यानी -10। तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया 2, वो भी आई थिंक -20 2 पॉजिटिव का आएगा ना मैग्निफिकेशन, प्लस का 2 आया। तो यहाँ पर 2 लिखो। फोकल लेंथ कितनी है पहले वाले की -20 माइनस का V
अपॉन -20। यहां से मुझे v निकालो, कितना बनेगा? v की वैल्यू -40 और -20, तो ये आ जाएगा मेरा कितना? +20 सेंटीमीटर आ जाएगी। देखो Yes, इसी फॉर्मूले मैम ये तो डायरेक्टली भी बोल सकते हैं कि 20 आएगा। हाँ करेक्ट, क्योंकि क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर है तो वो मैग्निफिकेशन 2 आ रही है, तो वो तो 2 टाइम्स ही नहीं बनेगी। हाँ करेक्ट, v/u करके। हाँ v/u से भी मैग्निफिकेशन निकाली जा सकती है, v निकाल सकते हैं, ठीक है। देख लेना, अब मेरे पास v आ गई। अब ये v यानी कहाँ आया है? देखो इस v की पहले वो रखो पोजीशन, +20 सेंटीमीटर। +20 यानी कहाँ बनी होगी इमेज? इसके पीछे की आगे, फर्स्ट मिरर के +20 सेंटीमीटर, यहाँ कहीं बनी पीछे होगी ना। हाँ 20 सेंटीमीटर। तो इस सेकंड मिरर के लिए ये वाली जो इमेज है यही ऑब्जेक्ट है। तो कितना दूरी हो गई इस ऑब्जेक्ट की? यहाँ से m2 निकालने बैठोगे तो कितनी दूरी हुई? फोकल लेंथ इसकी +30, फोकल लेंथ +30। ऑब्जेक्ट क्या लेना है? देखो 30, 40, 50, 60, 60 सेंटीमीटर आ गई। 60 प्लस का लूं कि माइनस का? कन्वेक्स लेंस से ये होता है ना, कन्वेक्स लेंस। तो कहाँ रखा हुआ है ऑब्जेक्ट? मिरर के सामने की बिहाइंड? मिरर के सामने ही तो है, तो प्लस लोगे कि माइनस? सो जाओ क्लास में भाई। 60 सेंटीमीटर आई है ना, तो क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम m2 कितना आया? 60 सेंटीमीटर। नेगेटिव में आएगा। लाइट की इमेज देखो ऐसे जाएंगी ना, लाइट की इमेज ऐसे गई, ठीक है। मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। हम्म, ये इमेज है जो इसके लिए ऑब्जेक्ट है। यहां से लाइट रेज ऐसे गई इस डायरेक्शन में, है ना। लाइट रेज की डायरेक्शन कुछ ऐसी हुई, तुम्हें इस पोल से मेजर करने के लिए ऐसे चलना पड़ रहा है। तो अपोजिट जा रहे हो ना डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो ये 60 सेंटीमीटर कैसे लिया जाएगा? नेगेटिव का लिया जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक माइनस का साइन और एक u का माइनस का साइन। तो कितना आया? m2 30 + 90, यानी ये कितना आया? मैग्निफिकेशन 1/3। अब टोटल मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला आएगा भाई? जितने मिरर हैं उन सबसे मैग्निफिकेशन को क्या करना पड़ेगा? m1 × m2, ठीक है। एक और होता तो m1 × m2 × m3। तो जितने भी मिरर होंगे सबकी मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई करोगे तब जाके नेट आएगा। तो पहले का 2 और दूसरे का 1/3, तो नेट मैग्निफिकेशन कितना आया? 2/3, ठीक है। आई थिंक सबने किया होगा ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं किस किसने किया है। सी कर दिया, पहले आर्यन ने गलत किया, बी ऑप्शन। क्लियर हुआ? तो ये तुम्हारा फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए मैग्निफिकेशन का, क्या? m1 × m2, ठीक है। फिर आता है रिफ्रैक्शन। कोई जाएगा नहीं क्लास से? अभी तो क्लास शुरू ही हुई है ना। कब तक है क्लास? 45 8:45 तक है क्लास। यस मैम। यस मैम। और अभी तो 7:15 हुए हैं, मतलब हम पे हमारे पास अभी बहुत समय है ना, 30 मिनट, ठीक है। रिफ्रैक्शन हो जाएगा। इसमें मैंने एक क्वेश्चन डाला था वेलोसिटी का, वो कहाँ डाला है? एक मिनट रुको।
वो इसमें रह गया एक क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना बेटा, ये वाला एक बार क्वेश्चन ट्राई करो। ये वाला क्वेश्चन रह जाता है ना अदरवाइज, वेलोसिटी का, मिरर की वेलोसिटी। ये वाला क्वेश्चन करिए ट्राई। अभी सिखाया है फॉर्मूला। A point object is moving on a principal axis of a concave mirror of this is at distance this, the velocity of this image की velocity पूछी है, निकालो। velocity of image with respect to mirror equals to, देखो प्रिंसिपल एक्सिस पे मूव कर रहा है तो क्या फॉर्मूला था, माइनस का m स्क्वायर velocity of object with respect to mirror। तो मिरर के पास कोई वेलोसिटी नहीं है तो सीधा vi इक्वल्स टू माइनस एम स्क्वायर वीओ कर सकते हो। vi इक्वल्स टू माइनस एम स्क्वायर, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 9 दे रखी है तो बस m निकालना है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का 1 सेकंड में हम आंसर निकाल सकते हैं बाय यूजिंग कौन सा फॉर्मूला, f अपॉन f माइनस यू। फोकल लेंथ 24 दे रखी है कनकेव मिरर की, तो माइनस का 24। जल्दी बताओ, अब तक तो आ जाना चाहिए था आंसर। माइनस का 24 अपॉन माइनस का 24, ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है, वैन एन ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर, तो माइनस ऑब्जेक्ट अगर आगे है तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का 60, तो कितना हो गया भाई, माइनस 24 अपॉन 60 में से 24 गए तो 36। ठीक है, तो ये वैल्यू रख दो यहाँ पर, कर लो सॉल्व। क्या आता है, सी ऑप्शन आ रहा है, यस सी ही आएगा करेक्ट, बिल्कुल। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखने हैं ऐसे। अब देखो ये बस दिक्कत क्या है, तुम्हारी डीपीपीज में इनको थोड़ा सा कन्वर्ट करके नहीं दे रखा, बाकी जो जेई लैंग्वेज चेंज करता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, बस वो लैंग्वेज या किसी उसको रियल लाइफ एग्जांपल में फंसा देगा क्वेश्चन को। जैसे कि शायद प्रिंस ने एक क्वेश्चन भेजा था, एज इट इज यही फॉर्मूला लगना था, बट कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें। ठीक है, अगर तुम्हें मिरर भी, अगर मान लो तुम्हारे में मिरर भी मूव करा दें, तो मिरर भी मूव करा दे तो कोई टेंशन थोड़ी है, तुमने मिरर का भी पढ़ लिया केस, बस तुमने वी आई एम को ओपन करना है, वी आई माइनस वी एम, और डायरेक्शन देख लेना, एक को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, एक को नेगेटिव, अकॉर्डिंग टू द, है ना, गिवन सिचुएशन। कर लोगे भाई आगे वाले क्वेश्चंस। स्फेरिकल मिरर की वेलोसिटी रह गई थी शायद क्लास में, तो इस बार यहाँ पर कंप्लीट करा दी है। ठीक है, आ जाओ अब, रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे हम लोग। रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के नाम पे बस तुम्हें जो याद रखना है वो याद रखना है स्नेल्स लॉ। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है, रिफ्रैक्शन के नाम पे स्नेल्स लॉ क्या कहता है, अगर मेरे पास किसी भी एक बाउंड्री है जो इंटरफेस का काम कर रही है, यहां से लाइट रे इंसिडेंट होगी, और लाइट रे क्या करेगी, बैंड होगी या तो अवे टू द नॉर्मल या टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, अगर ये डेंसर मीडियम है तो क्या होगा, इफ दिस इज अ डेंसर मीडियम, तो लाइट रे बैंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ इस तरीके से। ठीक है, ये एंगल आई है तो ये एंगल आर कहलाया जाएगा। इस केस में अगर मुझे निकालना है क्या, ये मेरी इमरजेंट रे है, ऐसे जाएगी, ये वाला क्या हो जाएगा मेरा एंगल डेल्टा, यानी डेविएशन। तो डेविएशन इस केस में क्या हो जाएगा भाई, आई माइनस आर, करेक्ट। दूसरा केस होगा उसमें क्या कर दोगे, अगर डेंसर टू रेयर जाएगा तो उसमें आर माइनस आई कर सकते हो। ठीक है, स्नेल्स लॉ कैसे लगाते हैं, मान लो मेरा ये एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर μ2 है। स्नेल्स लॉ कैसे लगाएंगे, जिस बाउंड्री, जिस मीडियम में लाइट इंसिडेंट हुई μ1 कितना एंगल बना रही है, साइन आई, किसके बराबर हो जाएगा, μ2 साइन आर। ठीक है, क्योंकि रिफ्रैक्शन जो हुआ है वो सेकंड मीडियम में हुआ है, तो रिफ्रैक्शन
जिस मीडियम में होगा उसके साथ उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे μ2, μ1 sin i इक्वल्स टू μ2 sin r। बस फॉर्मूला इतना ही है, बस यही फॉर्मूला हर कंडीशन में यही फॉर्मूला लगाना है। देखना अभी 3-4 क्वेश्चन है, उनमें सब में यही फॉर्मूला लगेगा। फिर क्या आता है, इस तरीके से बाउंड्रीज दे देंगे। अब देखो इनमें क्या होता है, अगर मेरे पास पैरेलल बाउंड्रीज हैं, ठीक है, अगर मेरे पास पैरेलल बाउंड्रीज हैं तो क्या होगा, देखो ये सब पैरेलल बाउंड्रीज है ना, ये सब पैरेलल बाउंड्रीज हैं, तो मैं सीधा क्या कर सकती हूँ, स्नेल्स लॉ को पहले से लेके, अगर मुझे, मैं मान लो तुमसे कहती हूँ कि बेटा बताओ कि ये फोर्थ वाले मीडियम में कितना, ये लाइट जब इमर्ज होगी कितना एंगल बना के निकलेगी, ठीक है, सपोज इस तरीके का मैंने यहाँ से तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया ऐसे, तो तुम क्या कर सकते हो, सीधा फर्स्ट से लेके ये फोर्थ मीडियम में स्नेल्स लॉ लगा सकते हो। क्यों कब लगा सकते हो, जब ये मीडिया कैसा, ये बाउंड्रीज कैसी रहेंगी, पैरेलल बाउंड्रीज रहेंगी, ठीक है, इफ दीज बाउंड्रीज आर पैरेलल, तो सीधा हम लोग क्या कर सकते हैं, स्नेल्स लॉ को पहले से फोर्थ मीडियम में लगा सकते हैं। आंसर बोलो इसका क्या है, 30 डिग्री। फर्स्ट से फोर्थ मीडियम में लगाओ स्नेल्स लॉ। तो पहले वाले में देखो ये इंसिडेंट रे हो गई, तो क्या लिखोगे, μ1 sin i कितना है 45 डिग्री। पूछ रहा है कि बताओ एंगल मेड बाय द लाइट रे विद नॉर्मल टू द मीडियम इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो दैट मीन्स ये वाला एंगल नहीं पूछा, तुमसे पूछा है कि ये इस नॉर्मल के साथ यहाँ पर कितना एंगल बनाएगा, ठीक है, फोर्थ वाले मीडियम में लाइट रे इन द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ√2, तो यानी इस वाले ये कितना एंगल बनाएगी। हेलो, थर्ड वाले के लिए फोर्थ पूछ रहे हैं ना, √2, अच्छा हाँ, थर्ड के लिए पूछा है, थर्ड के लिए लगा दो, तुम फोर्थ के लिए भी लगा सकते हो, किसी भी मीडियम के लिए लगा सकते हो, ठीक है। √2 यानी सेकंड थर्ड वाले के लिए पूछा है, तो यहाँ पे √2, यहाँ पर क्या लिखोगे, साइन थीटा, थीटा ही तो चाहिए कि यहाँ पे जब लाइट रे आएगी तो वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना के आएगी, है ना, तो यहाँ से हम सीधा निकाल सकते हैं। μ1 एयर है तो एयर का तो 1 ही होगा, 1/√2 इक्वल्स टू √2 साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा 1/2 हो गया, कितना एंगल आया 30 डिग्री। तो ये डायरेक्ट बाउंड्रीज पे क्वेश्चंस लगाया जा सकता है। फिर देखो ये वाला आता है जिसे हम एपरेंट हाइट और एपरेंट डिस्टेंस बोलते हैं। इसमें मैंने तुम्हें एक चीज सिखाई है, क्या, एक फॉर्मूला याद रखना, क्या, d'/d, अभी सिखाती हूँ। देखो एपरेंट हाइट और एपरेंट डिस्टेंस का क्या कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारे पास एक किसी, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, सपोज करो कोई भी मीडियम हो सकता है, ये उसकी बाउंड्री है, ऊपर एयर है नीचे पानी है, मतलब यहाँ पर रिफ्रैक्शन होने के रिफ्रैक्शन ही होगी, क्योंकि सेपरेट हो रहा है दो मीडियम के बीच में, एयर और वाटर के बीच में। अगर कोई भी ऑब्जर्वर इस पानी को देख रहा है तो पानी के अंदर की जो भी चीजें होंगी उसे एक्चुअल हाइट पे दिखाई नहीं देंगी। अगर कोई यहाँ पर कॉइन पड़ा है, उसे वो कॉइन यहाँ नहीं दिखाई देगा, उसे वो कॉइन कहीं ऊपर दिखाई देगा, तो ये उसकी एपरेंट पोजिशन है। तो जब भी ये आप पोजीशन, सिमिलरली अगर कोई, आपने किसी भी ऑब्जर्वर को कहाँ बैठा दिया, पानी के अंदर बैठा दिया, मान लो मछली है, मछली किसी भी बर्ड को देख रही है ऊपर की तरफ, तो उसको उसकी एपरेंट पोजीशन दिखेगी, रियल पोजीशन नहीं दिखाई देगी। तो ये रियल और एपरेंट के खेल में कहीं भी ऑब्जर्वर बैठा हो पानी में, हवा में, तुम्हें क्या फॉर्मूला लगाना है, d'/d इक्वल्स टू म्यू ऑब्जर्वर अपॉन म्यू। d' क्या है, d' है एपरेंट हाइट, ठीक है, जो हमें पूछी जाएगी एपरेंट, तो d' इक्वल्स टू म्यू ऑब्जर्वर अपॉन म्यू मल्टीप्लाई डी। इसमें म्यू ऑब्जर्वर क्या है, जिस मीडियम में, जिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, म्यू दूसरे मीडियम का हो जाएगा, डी क्या है, एक्चुअल डिस्टेंस या एक्चुअल हाइट, ठीक है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखो, ऑब्जर्वर, इसमें तुम्हें आसान करने के लिए ऑब्जर्वर को बैठा दिया, कहां पर, एयर में बैठा दिया, वो बॉटम को देख रहा है, तो बताओ उसको कितना दिखेगा, जल्दी से। ऑब्जर्वर कहाँ बैठा है भाई, हवा में, तो अब इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो ऑब्जर्वर क्या लिखोगे, d' इक्वल्स टू, ऑब्जर्वर हवा में है, पानी को देख रहा है, 4/3, 3 ऊपर चला जाएगा, रियल डिस्टेंस कितना दे रखा है 40 सेंटीमीटर, तो कितना दिखाई दे रहा होगा उसको, 30 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या, हाइट क्या टिक कर दोगे, ऑप्शन नंबर थर्ड टिक कर दोगे, 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। बोलो अब इसी क्वेश्चन को
यहाँ पर बताओ मुझे, ये वाले क्वेश्चन देखो, ये तुम्हारा PYQ है, ये 2025 का सवाल है और ये हम अपने डीपीपी में बच्चों को कब से करा रहे हैं। ठीक है, इस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के लिए इस डीपीपी से बढ़िया कोई रिसोर्स नहीं है। अगर बेसिक से लेके जेई मेंस तक के अच्छे लेवल के क्वेश्चन इस डीपीपी से निकल जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, तो सब हम यहीं से जो भी उसके अच्छे लेवल के क्वेश्चन है सारे करेंगे क्लास में। क्या कहा है, एयर बबल इन द ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस। मान लो मेरे पास क्या है, एक एयर बबल है किसी ग्लास स्लैब में, मान लो मेरे पास ये ग्लास स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। ठीक है, इसको अगर मैं यहां से देख रही हूँ, मान लो यहां से मैंने गर्भ को बैठा दिया और यहाँ बैठा है गौरव। ठीक है, दोनों भाई एक दूसरे को देख रहे हैं, बट बीच में हमने क्या रख दिया, स्लैब रख दी। ठीक है, मैं मान लेती हूँ जो ये ग्लास स्लैब है इसकी डिस्टेंस भी तो होगी कुछ ना कुछ, इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं कितनी, x मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ कहीं एयर बबल है, मुझे नहीं पता कहाँ है, बट यहाँ कहीं एयर बबल रखा हुआ है। ठीक है, क्या कह रहा है वो, अगर एक साइड से देखते हैं तो वो कितने सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है, 6 सेंटीमीटर। यानी गर्भ को ये बबल कितने सेंटीमीटर पे दिख रहा है, 6 सेंटीमीटर पे। क्या ये रियल पोजीशन दिखाई दे रही है, क्या ये रियल पोजीशन है 6 सेंटीमीटर, नहीं, ये है एपरेंट, तो यानी मैं डी डैश लिख रही हूँ। दूसरी तरफ से गौरव को ये कितना दिखाई दे रहा है, 4 सेंटीमीटर। क्या ये रियल पोजीशन दिखाई दे रही है, इज इट रियल पोजीशन, नो, दोनों को अलग अलग पोजीशन दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले गर्भ के लिए लिखते हैं, गर्भ का केस क्या बनता है, देखो डी डैश अपॉन डी इक्वल्स टू म्यू ऑब्जर्वर अपॉन म्यू। ठीक है, डी डैश हमें दिख रहा है गर्भ की तरफ से 6 सेंटीमीटर का, ऑब्जर्वर गर्भ कहाँ बैठा है भाई, हवा में, 1, म्यू ग्लास का कितना है 1.5 मल्टीप्लाई बाय रियल डिस्टेंस डी। अब मैं मान लेती हूँ, देखो रियल डिस्टेंस भी तो चाहिए होगा। अब मैं मान लेती हूँ कि भाई इस बाउंड्री से जो गर्भ देख रहा है, इस वाली बाउंड्री से तुम्हारा जो ये बबल है ना, ये x मीटर की दूरी पे है, तो मैं इसको x लिख सकती हूँ क्या बेटा, कि इस गर्भ वाली बाउंड्री से बबल की दूरी x है, लिख दिया। तो क्या यहाँ से x मिल गया मुझे, कितना, 6 मल्टीप्लाई बाय 1.5 कितना आया ये, 15 6 जा 75। हम्म, 90 9 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा 90 सेंटीमीटर। अब देखो गौरव को, अब गौरव को क्या दिख रहा है, डी डैश 4 सेंटीमीटर दिख रहा है। ऑब्जर्वर गौरव भी कहाँ बैठा है भाई, हवा में बैठा है। बाउंड जो तुम्हारी स्लैब है वो कितनी है, 1.5 मल्टीप्लाई बाय रियल डिस्टेंस। अब बताओ रियल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, अगर ये x है और तुमने पूरा, अच्छा तो फिर इसको कुछ और मानो, इसको y मान लो, मतलब पूरी जो लेंथ है स्लैब की वो y है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, y माइनस एक्स, करेक्ट, ये y माइनस एक्स हो जाएगी ना भाई। अगर पूरी लेंथ ग्लास स्लैब की y है और इस ए बी वाले रीजन से x दिख रही है, तो इस सी डी वाले रीजन से कितना दिखाई देगा मेरे बेटा, y माइनस एक्स, y माइनस एक्स, तो यहाँ लिख लो y माइनस एक्स कितना है 9। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, 15 इंटू 4 क्या हो जाएगा 6 प्लस 9 इक्वल्स टू y, तो पूरा लेंथ कितना आ गया 15 सेंटीमीटर है ना, 15 सेंटीमीटर आ गया। तो थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब भी पूछी थी, जो कि कितनी आ गई मेरी 15 सेंटीमीटर। 2 बार इस इक्वेशन को लगाना था बस। रियल डिस्टेंस तो चाहिएगी ना, देखो तुम्हें रियल डिस्टेंस तो चाहिएगा, और रियल डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं पता है ना बेटा, एक चीज याद रखना, जो भी ये डिस्टेंस d है ना, चाहे ये एपरेंट हो या फिर रियल हो, इन्हें कहाँ से मेजर करते हैं हमेशा, बाउंड्री से। कहाँ से मेजर किया जाएगा, बाउंड्री से। तो d डिस्टेंस और d डैश, d एंड d डैश बोथ मेजर्ड फ्रॉम बाउंड्री। ठीक है, बाउंड्री पता है ना कौन सी, जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, उस बाउंड्री से ही डी और डी डैश को मेजर किया जाएगा। किसको समझ में आया, ये आ गया, ठीक है, यस आ गया, तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दो। कल लेंस शुरू कर देंगे, TIR और प्रिज्म अभी कवर कर लेंगे।
ये क्वेश्चन कर दो। अच्छा, किसी को लगे कि स्पीड ज्यादा है तो प्लीज बता देना, है ना। क्रैश कोर्स है तो थोड़ा स्पीड मुझे फास्ट रखनी पड़ रही है। आरुष हाईली एक्टिव है, वेरी गुड आरुष। आरुष कह रहा है मैं बताऊंगा अब। सक्षम और आरुष हाईली एक्टिव है, वेरी गुड। बाकी के क्या कर रहे हैं ये? हाँ ठीक है, सारे ही एक्टिव हो। मनीषा तुम क्यों रिस्पॉन्स नहीं कर रही मेरे बेटा? वो मैम किया है मैंने रिस्पॉन्स। ओके ओके, समझ आ रहा है ना? यस मैम। ये बता दो क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे इसमें? सुमित क्या आंसर आएगा बेटा? अरे मैंने आधा तुम्हें इसमें करा दिया, आधा उसमें करा दिया, शिट। मैम वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? दिया नहीं हुआ इसमें, दे नहीं रखा। एक सेकंड में इसी में क्वेश्चन में देख के बता दी हूँ कितना दे रखा है। 4/3 ले लो, 4/3। ओके मैम। देखो यहाँ पर तुम्हारे पास एक टैंक है, ठीक है। इस टैंक में वाटर भरा हुआ है। अब ये कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं जिससे समझ आ जाए। ठीक है, ये इसकी डायामीटर तुम्हें दे रखी है 3 मीटर्स, मतलब ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा? 3 मीटर्स होगा। ओपन है 3 मीटर्स। ये कह रहा है कि कंप्लीटली पानी भरा हुआ है, ओवरफुल्ड है, ठीक है। When the setting sun reaches an angle of 37 डिग्री above the horizon, ये होरिजन होगा कहीं। अब सन से लाइट रेज आ रही हैं, कितने एंगल पे? 37 डिग्री अबव द हॉरिजन, हॉरिजन से 37 डिग्री, करेक्ट। ये लाइट रेज हो गई हॉरिजन से 37 डिग्री पे। अब ये मेरे लिए इंसिडेंट रेज है ना, बट मैं इंसिडेंट रेज कहां से ट्रैक करूंगी? नॉर्मल से। तो मेरा नॉर्मल ये बनेगा, तो मेरे लिए इंसिडेंट एंगल कितना हुआ बेटा? 37 या फिर 53? बोलो। 53। 53 डिग्री, है ना, क्योंकि हम अपना हॉरिजन से नहीं लेते, हम कहां से लेंगे? वर्टिकल से, ठीक है। अब ये कह रहा है कि सनलाइट सीज टू एल्यूमिनेट एनी बॉटम, इसका मतलब यहाँ से लाइट रिफ्रैक्ट हुई होंगी, क्योंकि ये तो पूरी बाउंड्री है, पानी है यहाँ तो सब में। तो इसका मतलब ये इंसिडेंट लाइट यहाँ जाके ऐसे गई होगी ना, तो इसी पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट पे जाएगी तो इसका मतलब इसने सरफेस का कोई भी पोर्शन इल्यूमिनेट। हाँ बोलो। यस। मैम एंगल हाँ 57 वो 53 दिया मैंने, बार बताना कैसे दूंगा। देखो, वो हॉरिजन से लाइट जो आ रही है 37 डिग्री है ना, हॉरिजन पे। तो हॉरिजन पे तो सन यहाँ होगा ना, हॉरिजन पे। तो हॉरिजन से 37 डिग्री पे लाइट रेज रीच कर रही हैं, बट हम एंगल तो कहां से लेंगे? नॉर्मल से। बात समझ में आई? तो इसीलिए ये वाला एंगल कितना बनेगा? 53 डिग्री। अभी समझ आया? ठीक है। तो ये एंगल मेरा 53 डिग्री का बन गया। तो इसका मतलब लाइट रेज इस तरीके से आएंगी कि वो हमारे किसी भी सरफेस पर रीच नहीं कर रही होंगी, वो दूसरे एंड से यहां से होते हुए निकल जाएंगी, ठीक है। तो ये सिनारियो है। ये एंगल 53 डिग्री दे दिया भाई, मुझे अब रिफ्लेक्टेड रे का भी तो एंगल चाहिएगा, ये वाला एंगल आर हो जाएगा।
अगर मैं ये एंगल आर निकाल लेती हूँ किसी भी तरीके से, ये 3 मीटर दे रखा है, क्या मैं हाइट नहीं निकाल सकती? ये हाइट निकाल सकते हैं, तो क्या लगाना पड़ेगा? स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा। तो लगाओ बाउंड्री पे स्नेल्स लॉ, बाउंड्री पे स्नेल्स लॉ लगा दो। देखो ये समझ में आया ना किस तरीके से है? ये हॉरिजॉन से लाइट रेज ऐसे आ रही हैं 37 डिग्री बनाते हुए, बट मुझे चाहिए ये वाला वर्टिकल से, तो ये एंगल 53 डिग्री का बनेगा। लाइट रेज यहाँ से कुछ बैंड हो जाएंगी, तो बैंड होके सपोज वो यहाँ चली गई इस तरीके से, इस पॉइंट पे। ये हाइट मुझे 3 मीटर दे रखी है, ये वाली हाइट वो पूछ रहा है। तो स्नेल्स लॉ लगाओगे, म्यू साइन आई, म्यू 1 साइन आई इक्वल्स टू म्यू 2 साइन आर। म्यू 1 एयर में है तो 1 हो जाएगा, साइन हो गया 53 डिग्री। म्यू 2 कितना है 4/3 साइन आर कितना हो जाएगा बेटा? साइन 53 कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर 4, हाइपोटेन्यूज 5, 4/3 साइन आर, 4 से 4 कट गया, आर 37 डिग्री आ गया। हाँ क्या हो गया? मैम एक डाउट है, आपने सनलाइट वो कंटेनर के कॉर्नर पे क्यों ली? इसलिए लिया ना कि उसने क्या बोला है कि पूरा हमें कहीं से भी कोई भी पोर्शन उसका इल्यूमिनेट नहीं होना चाहिए, इल्यूमिनेट नहीं होना चाहिए। अगर तुम खुद बताओ, मेरी बात सुनो, अगर मैं इसके कॉर्नर से नहीं लेती, मान लो सनलाइट यहां पर आके गिरेंगी किसी इस पोर्शन में, यानी तुम्हारे वाटर टैंक के मिड पोर्शन पे कहीं पे आके ड्रॉप होंगी, तो बेटा वो कहीं यहां पर जाके तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, ये वाला पोर्शन तो वो इल्यूमिनेट कर देगा ना, इस तरीके से। ठीक है, मुझे एंगल आर निकाल के बताओ कितना आ रहा है? 3/5, तो 3/5 कितना हो जाएगा? 37 डिग्री। अब हो जाएगा क्या ये क्वेश्चन? आर की वैल्यू आ गई 37 डिग्री, 3 मीटर है, एच निकालना है। इसका मतलब मेरे पास परपेंडिकुलर है, एंगल है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस बनेगा ना, दिस इज बेस। अब मुझे बेस चाहिए, इसका मतलब 10 निकाल दूं, 10 थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? एंगल के सामने वाली साइड 3, बेस मुझे निकालना है यानी वही हाइट, डेप्थ h। 10 37 कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर 37 में कितना बनेगा? 3, बेस कितना बनेगा? 4, तो 3/h कितना आंसर आएगा? ये 4 मीटर्स। ठीक है, तो क्या आया? 4 मीटर। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस क्यों कराए हैं कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें लगाना यही कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या बोला था, जेई लैंग्वेज बदलता है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। इसमें स्नेल्स लॉ के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं लगी। ठीक है, ओके, ये वाला क्वेश्चन करिए। देखो ये वाला क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन है, ये जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं, तो ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, ट्राई करना। एक लाइन का सवाल है बट आसान नहीं है। ठीक है, ये वाला भी होमवर्क क्वेश्चन है, ये भी होमवर्क ट्राई करना। ठीक है, 2 ये वाला, ये बताओ, ये कंडीशन बताओ, ये कंडीशन बताओ। देखो मैंने क्या बोला था, अगर पैरेलल बाउंड्रीज हैं तो हम क्या लगा सकते हैं? स्नेल्स लॉ किसी भी पोर्शन में लगा सकते हैं। इन्होंने बोला है कि इमर्जेंट रे CD इज पैरेलल टू AB। CD अगर AB के पैरेलल है तो क्या होगा भाई? μA sin A किसके बराबर होगा? μ4 sin 4 के बराबर। अब मुझे बताओ, अगर इमर्जेंट रे पैरेलल है तो बेटा क्या sin A और sin 4 बराबर नहीं होगा? पैरेलल रेज, इसका मतलब जो ये रेज नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है वो तो चेंज हुआ ही नहीं है ना। मेरी बात सुन रहे हो? सुनो, अगर मेरे पास यहाँ से, मेरे पास कोई लाइट रे इंसिडेंट हुई, ठीक है, मेरे पास ये एक बाउंड्री है जो अभी तुम्हारे पैरेलल स्लैब के केस में भी लगेगा। ये लाइट रेज पैरेलल बाउंड्री है, लाइट रे इंसिडेंट हुई, बट यहां से कुछ ये बैंड हो जाएगी इस तरफ। ठीक है, ऐसे। अब ये बाहर जाएगी तो इस तरीके से चली जाएगी, क्योंकि अब कौन सा मीडियम है?
एयर वाला, तो अवे बैंड करेगी। रियल पाथ ये है, ये इमरजेंट रे। तो जब ये पैरेलल स्लैब होती है ना, तो इसमें तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ये लेटरल डेविएशन होता है। यानी देखो, आना चाहती थी इस इमरजेंट रे से, लेकिन फॉलो कौन सा पाथ किया, ये वाला पाथ है ना, फॉलो ये वाला पाथ किया। तो ये वाला जो एंगल होगा ना आई, और जो ये एंगल ई होगा, ये एंगल आई और एंगल ई क्या होते हैं, बराबर होंगे, है ना। जब भी लाइट रे पैरेलल स्लैब से पास करती है, एंगल आई और एंगल ई बराबर होंगे। दैट मीन्स कोई भी नो डेविएशन, या मैं बोलूं नो डिस्पर्जन, है ना, कि मेरा जो लाइट रे का एंगल था वो तो सेम ही रहा ना, सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट क्या होता है, जो ये गैप दिखाई दे रहा है, राइट। देखो ये वाला जो गैप दिखाई दे रहा है मेरे बेटा, ये वाला, ये है लेटरल शिफ्ट। पैरेलल, जब भी पैरेलल स्लैब से कोई लाइट पास करती है तो कोई भी नो डिस्पर्जन या कोई भी एंगल में चेंज नहीं आता, एंगल आई जो है एंगल ई के बराबर है। तो मुझे बताओ, इस केस को वेरीफाई करने के लिए और क्या हो सकता है, एक तो ये हो गया कि साइन ए इक्वल्स टू साइन 4, ए 4 का मतलब पता चल गया ना, ये फोर्थ मीडियम, ये फर्स्ट मीडियम, सॉरी साइन 1 है ना। तो साइन 1 का साइन 4 का एंगल बराबर होगा, और अगर ये एंगल बराबर है तो इसका मतलब म्यू ए या म्यू 1 किसके बराबर होगा, म्यू 4 के भी बराबर होगा। यस और नो, ऑप्शन नंबर 4। चीज समझ में आई, क्या कहा। ये दो मीडियम का एग्जांपल लेके समझाया है भाई। जैसे एंगल आई एंगल ई के बराबर है, तो मैंने म्यू 1 और म्यू 4 में स्नेल्स लॉ लगाया, क्या होगा, म्यू 1 साइन 1 इक्वल्स टू म्यू 4 साइन 4, ठीक है। इन दोनों के एंगल्स बराबर है, क्यों, क्योंकि अभी समझा कि सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, लेटरल शिफ्ट होगा, बट हमारे एंगल्स में कोई चेंज नहीं आएगा। नॉर्मल से जो एंगल बनती जा रही है वही एंगल बनता जाएगा। अगर ये एंगल बन रहा है साइन 1 साइन 4 बराबर है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे ना, तो इसका मतलब म्यू 1 भी म्यू 4 के बराबर होगा ना। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब तभी ये लाइट पैरेलल होंगी जब म्यू 1 किसके बराबर होगा, म्यू 4 के। बोलो ठीक है, हाँ या ना। हेलो हेलो बच्चों, समझ आया ये कॉन्सेप्ट। यस मैम। मैम तो इसी को हम कॉन्सेप्ट को कब यूज करते हैं, ग्लास स्लैब में, है ना। ग्लास स्लैब, ये ग्लास स्लैब का ही कॉन्सेप्ट था कि ग्लास स्लैब में क्या होता है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कौन सा शिफ्ट आता है, जब भी लाइट रे ग्लास से पास करती है तो बताओ, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, है ना, सिर्फ वही कैलकुलेट करते हैं। लेकिन हमारे पास जो एंगल आई होगा, अभी भी जब ये लाइट यहाँ से बाहर निकलेगी तो वो एंगल ई के बराबर ही होगा। मान लो ये यहाँ से लाइट आई और ये यहाँ से बाहर चलेगी, तो ये एंगल ई एंगल आई के बराबर है। इसका एंगल आई और एंगल ई का मतलब क्या हुआ कि इसके एंगल में कोई चेंज नहीं आया, बस ये लेटरल शिफ्ट में डिफरेंस आता है। ये भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, बट इसके बेस्ड पे मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दो। एक मिनट रुको, इस क्वेश्चन का डाइवर्जेंट एंगल पूछ रहा है, देखो डाइवर्जेंस एंगल ऑफ द इमरजेंट बीम। ये कोई सोर्स है, ये मेरी तो इंसिडेंट लाइट हो गई ना। अब ये इंसिडेंट लाइट यहाँ से कैसे निकलेंगी, अभी सिखाया था कि बेटा यहाँ से कुछ ऐसे निकलेंगी, फिर यहाँ से ये फिर क्या होंगी, रेयर मीडियम में जा रही है तो फिर बैंड हो जाएंगी। देखो मैं इस ग्लास के अंदर का पोर्शन दिखाती हूँ, ये ग्लास के अंदर का पोर्शन है, मेरे पास यहाँ लाइट रे एंटर कर रही है, ये मेरा नॉर्मल है, ठीक है। लाइट रे कुछ बैंड हो जाएंगी इधर की तरफ ऐसे, और फिर बाहर ऐसे निकल जाएंगी। तो ये इमरजेंट वाला एंगल क्या होगा, ये एंगल आई, और जब ये बाहर निकलेंगी ये एंगल ई, बराबर ही तो होंगे। ये एंगल आई और ये एंगल ई बराबर होंगे। तो अब ये कह रहा है कि देन द डाइवर्जेंस एंगल ऑफ द इमरजेंट बीम। तो इमरजेंट बीम के साथ क्या होगा, इमरजेंट बीम को पीछे ट्रेस कर दो ऐसे, यहां से भी एक इमरजेंट बीम निकलेगी, उसको ऐसे पीछे ट्रेस कर दो, तो क्या ये एंगल भी अल्फा ही नहीं बनेगा क्या मेरा बेटा। यस मैम। कुछ समझ में आया है क्या कहा है। देखो ये वाली जो इमरजेंट बीम थी ना, एक सेकेंड डायग्राम कहाँ बनाया था अच्छा सा,
ये वाली, ये इमरजेंट बीम निकली है ना, इनको बैकवर्ड में ट्रेस कर दो अकॉर्डिंग टू उस वाले क्वेश्चन में। देखो उस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक और निकलेगी, उसको भी बैकवर्ड में ट्रेस कर दो। तो क्या ये एंगल बराबर नहीं होंगे? एंगल आई ई के बराबर है तो यानी उनका डाइवर्जेंस एंगल भी सेम ही होगा। तो ये इसी कॉन्सेप्ट से ये वाला क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब लाइट स्लैब से पास होती है तो कोई भी एंगल में डाइवर्जेंस नहीं आता। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लास्ट है। अगर ये क्वेश्चन कर दोगे तो मुझे लग जाएगा कि तुम्हें समझ आ चुका है। ये क्वेश्चन स्टार मार्क कर लेना इसे। ये क्वेश्चन करके जाना बस। ठीक है। आर्यन इस क्वेश्चन का आंसर दो। मैम कर रहा हूँ अभी, मैम पढ़ रहा हूँ अभी क्वेश्चन। क्वेश्चन मैं समझा देती हूँ, सुनो क्वेश्चन समझते हैं। पैन खो गया मेरा। क्वेश्चन में कह रहा है कि मेरे पास ये लाइट इंसिडेंट होती है 45 डिग्री के एंगल से। ठीक है, ये स्लैब है, नीचे वाली स्लैब को क्या कह रहा है कि हमने नीचे वाली स्लैब में क्या कर दिया है, सिल्वरिंग कर दी है। ठीक है, एक साइड से, यानी इस वाले स्लैब के इस पोर्शन को सिल्वर कर रखा है। अब यहां से ये लाइट रेज निकलेंगी और बोल रहा है कि जब ये लाइट रेज स्लैब के दूसरी तरफ से निकल जाएंगी तो टोटल पाथ, टोटल डेविएशन क्या होगा रे का, टोटल रे डेविएशन क्या होगा बताओ। तो रे का डेविएशन पूछ रहा है, बताओ। ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड। ए ऑप्शन क्यों है? ए बाय, कौन बताएगा ए क्यों आया है? सुमित बता, ए क्यों है? मैम अगर हम जो रे जा रही है उसको अगर हम पास करेंगे, जब वो रिफ्लेक्ट होगी ना तो वो भी इंसिडेंस एंगल से ही निकलेगी। हाँ, तो इसका मतलब उसमें जो रे, हाँ मतलब कि जो स्लैब है ना, ये स्लैब खुद का कोई पाथ डिफरेंस या खुद की तरफ से कोई भी डेविएशन पैदा नहीं कर रही है ना, यही तो समझा कि स्लैब कुछ भी डेविएट नहीं करेगी, जिस एंगल से आया है उसी एंगल से निकलेगा। स्लैब ने कोई डेविएशन नहीं करा, जो भी डेविएशन हुआ है वो क्या होगा, वो ही स्टार्टिंग में ही होगा। 45 डिग्री वाला जो कल पढ़ा था 180 माइनस 2i, ऊपर ऊपर वाली सरफेस से ही होगा ना, सिर्फ अबव वाली सरफेस से। जब ये सेकंड सरफेस से क्रॉस करके जाएगा तब कोई भी डेविएशन क्रिएट नहीं होगा। तो 180 माइनस 2i कितना हो जाएगा, 45 डिग्री आया है तो ये 90 हो जाएगा, 180 में से गया तो 90 डिग्री। तो सिर्फ वो इनिशियल कल वाली कंडीशन लगी है, स्लैब अपनी तरफ से कुछ भी डेविएशन पैदा नहीं करेगी। तो ये खास बात है, ये याद, ये तुम्हें याद होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन से बनेंगे। ठीक है, तो लेटरल शिफ्ट वाला वो कल हम ट्राई करेंगे, ये एक बार क्वेश्चन ट्राई कर लेना इसके। ठीक है, कल मिलते हैं फिर क्लास में, पता नहीं कितने दिन में कंप्लीट होगी। चलो बाय एवरीवन, बाय। बाय मैम। मैम